नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष तिवारी। एक तरफ है देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने वाले लांस नायक हनुमंत थप्पा जैसे जवान, तो दूसरी ओर हैं कुछ ऐसे छात्र जो यूनिवर्सिटी में देशद्रोह के नारे लगाते हैं। जेएनयू में देश विरोधी नारों के मामले ने देश की राजनीति को गरमा दिया है। पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है। दोषी छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अब मांग की जा रही है, तो वहीं वामपंथी दल छात्रों पर कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में देश के विरोध में नारे क्यों लगे और दोषियों पर कार्रवाई को लेकर सियासत आखिर हो क्यों रही है। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमरजीत कौर साहब हैं, सीपीआई के नेता, तरुण चुग राष्ट्रीय सचिव बीजेपी के हमारे साथ जुड़ेंगे, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ होंगे, उर्मिलेश जी हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे और सौरभ कुमार शर्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी जेएनयू छात्र संघ मेरे साथ स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस राजनीति को करने का मतलब क्या है और इस राजनीति से इस देश का फायदा क्या है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जेएनयू में देश विरोधी नारों के मामले में केंद्र सरकार, विपक्ष और दिल्ली पुलिस का क्या कहना है और कैसे इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया ऐसे किसी भी नारे का समर्थन नहीं करता है, लेकिन पूरी कहानी समझने के लिए इन्हें दिखाना जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ संस्थापक मकबूल भट्ट के समर्थन में लगे नारों का मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इसके पहले इस मामले में दो बड़े मंत्रियों के बयान सामने आए। गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जेएनयू और प्रेस क्लब में देश विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, तो वहीं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत मां का अपमान बर्दाश्त तो नहीं किया जा सकता। भारत विरोधी नारे लगाता है अथवा भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश करता है तो उसे किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। भारत मां का अपमान ये राष्ट्र कभी सहन नहीं कर सकता। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी को विपक्षी दलों ने भी दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। जिन लोगों ने भी अफजल गुरु के फेवर में नारे लगाए हैं वो बिल्कुल ही गलत बात है। एक ऐसी चीज है जिसकी कोई जगह नहीं है हिंदुस्तान में। जेएनयू एक बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, पूरी दुनिया में उसका एक नाम है और अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि होती है जो राष्ट्र के विरोध में हो तो वो ठीक नहीं है, उसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। जेएनयू के जो कुछ छात्रों ने अल्ट्रा लेफ्ट जो छात्र हैं, जैसा कि जानकारी आ रही है, तो ये गलत है। जो छात्र हैं उनको समझा बुझा करके, उनका काउंसलिंग करके उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के खिलाफ लोग भी बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जेएनयू में बीते मंगलवार को संसद हमले में शामिल आतंकी अफजल गुरु और जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ संस्थापक मकबूल भट्ट की याद में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया था। इजाजत न मिलने के बाद भी कार्यक्रम हुआ और इसमें देश विरोधी नारे लगाए गए थे। आरिस मतलूब, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। नारे लगे, सियासत हुई और उसके बाद अब यह सियासत गर्माती जा रही है। देशद्रोह का यह मामला बन रहा है और कन्हैया कुमार जो जेएनयू के अध्यक्ष हैं छात्र संघ के, इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में हैं और उनको रिमांड पर भी भेजा गया है। सवाल राजनीति से शुरू हो रहा है और इस देश की विचारधारा और खासतौर पर जेएनयू के भीतर हो क्या रहा है, इससे पूरी राजनीति क्या इस पर असर पड़ रहा है या फर्क पड़ रहा है। सौरभ कुमार शर्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी जेएनयू हमारे साथ हैं। मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा सौरभ, क्या ये पूरा मामला और किस तरह से इसको समझाया जा रहा है, किस तरह से जेएनयू के भीतर ये एक आग उबल रही है, देशद्रोह की आग कही है, देश के खिलाफ, देश के संविधान के खिलाफ या देश की राजनीति के खिलाफ?
देखिए, नो डाउट कि ये जेएनयू में कोई पहली घटना नहीं हो रही है, पिछले कई सालों से ये घटनाएं होती रही हैं और इसमें पूरा जो प्रशासन है चुप्पी मार के ये सब सारा प्रोग्राम कराता रहा है। इसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि वहाँ पे कुछ फैकल्टी हैं जो कि ये पूरा पुरजोर उनका साथ देते हैं और अंडरग्राउंड में इनका पूरा काम करते हैं। ये वही लोग हैं, मैं पूरे जेएनयू को मैं एक बार फिर बोल देना चाहता हूँ, मैं पूरे जेएनयू को नहीं बोल रहा हूँ, जो उन्होंने कुछ ऐसे तत्व हैं जो देश को बांटने की कोशिश करते हैं, जो बोलते हैं कि भारत के 10 टुकड़े इंशाल्लाह कश्मीर हमारा अलग है। तो इस तरीके का कोई भी कानून मेरे हिसाब से कोई माफ नहीं करेगा। और मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस कैंपस में एक पढ़ने की हमें एक कानून का पालन करना चाहिए कि हम कितने अच्छे से हम जेएनयू को और आगे ले जाएं। जो स्टूडेंट विंग है, देखिए ठीक है, आप लोग पढ़ना चाहते हैं, आप लोग अलग अलग कार्यक्रम भी करते हैं और इसको लेकर कई बार बातें भी उठती रही हैं और जेएनयू इसलिए माना भी जाता है, जाना भी जाता है कि हर तरह की विचारधारा को वहां पर सहेजने की शक्ति है उस कैंपस के भीतर। लेकिन देशद्रोह, इस तरह के नारे, आतंकवाद के खिलाफ जब देश एकजुट होता है वहां पर आतंकवादियों के साथ खड़े होना, ये क्या समझ है? तो वही तो है कि अगर आप तो एक तरफ बोलते हो कि हमें आज़ादी है और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, भारत के खिलाफ नारा लगाते हो। अगर आप वहाँ करने क्या गए थे, आपको ये सोचना चाहिए था, अगर वहाँ पे विरोधी नारा लग रहा है, राष्ट्र विरोधी नारा है, तो आपको जाके वहाँ पर मना करना चाहिए था कि देखो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप उसमें जाके आप क्या बोलते हो, लेफ्ट यूनिटी जिंदाबाद और देश की बर्बादी हम कराएंगे और देश के टुकड़े कराएंगे, कश्मीर की हम आज़ादी चाहते हैं। आखिर ये कौन सा बाबा साहब अम्बेडकर जी का कौन सा संविधान का कौन सा पैरा बताता है कि हमें देश के टुकड़े करना चाहिए और हमें देश को बांटना चाहिए? और अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। मैं तो दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जितने लोग वीडियो में आप देख सकते हैं, जितने लोग हैं, और चाहे जेएनयू को हो चाहे आउटसाइडर को, सबको दिल्ली पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि सबको आइडेंटिफाइड करें और सबको जेल में डालें। और जो बैनर, जिस बैनर के तले 10 लोगों का नाम था, उस 10 लोगों को जेल के पीछे होना चाहिए, क्योंकि यह कोई आम घटना नहीं, ये पूरे हमारे देश को बांटने की घटना। लेकिन सौरभ, मैं इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा समय शुरुआत में दे रहा हूं क्योंकि ये पूरी घटना और इस मर्म को आप ही समझा सकते हैं। और स्टूडेंट विंग के जो नेता हैं इस वक्त पुलिस की रिमांड पर हैं, वो कहते हैं कि मैं इसका हिस्सा नहीं था। कैंपस के भीतर जो कुछ होता है, क्या अलग अलग गुट हैं, क्या इस तरह की गतिविधियां होती रही हैं? देखिए, जब ये शाम को 5 बजे से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, मैं सुबह से ही इस आयोजन को बंद कराने के लिए लगा हुआ था, क्योंकि ऐसा उनके पोस्टर में लगा हुआ था कि देश को, कश्मीर को अलग करने का और अफजल गुरु के शहादत दिवस मनाने का। तो इसका हमने अपोज किया, लेकिन जेएनयू प्रशासन ने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया, बस एक ऑर्डर निकाल दिया कि नहीं होगा, लेकिन पूरा प्रशासन देखती रही। उसी 5 बजे से हम लोगों ने पूरा प्रोटेस्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यही कन्हैया साहब बोले कि मोदी के दलाल, आज देखते हैं तुम्हारा क्या होता है, आरएसएस का देखते हैं कौन सा, तुम आज आरएसएस का कौन सा नियम कानून लगाते हैं। और अब ये क्या बोल रहे हैं, अब इनकी दोहरी राजनीति समझ में आ रही है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे कोई भी लोग हैं, चाहे वो जेएनयू के हो चाहे जेएनयू के बाहर के हो, देश कभी भी माफ नहीं करेगा और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अमरजीत कौर साहब, जब राजनीति होती है तो हर तबके के नेता, हर दल के नेता और अब तो सरकार के मंत्रियों की तरफ से भी बयान आ रहा है कि देशद्रोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन लेफ्टिस्ट, वामपंथी इस दौर में अगर जेएनयू के भीतर हावी रहे हैं कभी, तो ये पूरा देशद्रोह का मामला इनसे जोड़ा जा रहा है। हालांकि जो गलत हो रहा है, सीपीआई ने इसका विरोध किया है, लेकिन ये कड़ी जुड़ कहां रही है अगर इसको हम सीधे लेफ्ट और वाम से जोड़ें तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि सौरभ की बातों से ही सारी बात समझ में आ जाती है। ये भी जानते थे हो रहा है, ये रोकने की कोशिश कर रहे थे, ये भी वहां मौजूद थे जब वो काम कर रहे थे। तो ऐसे बहुत से और विद्यार्थी भी मौजूद होंगे जिस ग्रुप ने परमिशन लिया। जेएनयू एसयू में एबीवीपी का भी ऑफिस बेरर है। ये जेएनयू एसयू ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम नहीं था, तो कन्हैया टारगेट पे क्यों? दूसरी बात, एआईएसएफ या एसएफआई या ऐसा ऑर्गेनाइजर नहीं थे। सुनिए, ये मेरे को पहले अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपने बहुत समय दिया सौरभ को। ये ऑर्गेनाइजर्स नहीं थे। और जब वहां पर ये नारे लगे, ये नारे वाम पक्ष के ट्रेड यूनियंस, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने नहीं लगाए। वो जो ग्रुप, छोटा सा फ्रिंज ग्रुप है जिसने वो नारे लगाए, और ये लोग वहां पर उनके उस झड़प को जो एबीवीपी में और उनमें हो रही थी, बोला है लेफ्ट यूनिटी जिंदाबाद और देश के 10 टुकड़े होंगे और हम आजादी चाहते हैं। आप ये सुन लीजिए। सौरभ सुन लेते हैं, एक गंभीर बहस। सौरभ, ये बात आप ये बताइए कि ये वीडियो किसने बनाया, किसने उसको प्लान करके मोटिवेटेड ढंग से प्रशासन ने बनाया, तोड़ा, प्रशासन ने बनाया, बेस बना के
उसको बना के JNU प्रशासन ने बनाया, नहीं, जी नमो न्यूज़ वहाँ ग्रुप पे ने था, बनाया, ANI JNU वहाँ पे था, प्रशासन ने नहीं, जी न्यूज़ वहाँ पे था, ANI वहाँ पे था। आप JNU इसको मानिए, प्रशासन का अलग है, आप उसका इसको अलग है, आप नमो मानिए, ग्रुप का अलग पूरा है। जी न्यूज़ सौरभ, आप सौरभ, मेरी बात एक बार पूरी सुन होने लेते हैं, दीजिए, फिर आपको क्योंकि जवाब आप मिल मेरी जाएगा। आवाज को दबा नहीं सकते। आप मैंने गलत बोल आपको रही हैं, रोका नहीं, आप गलत बोल रही मैंने हैं, आपको रोका नहीं सौरभ, आप मेरी आप बात पूरे पूरी देश होने को गलत दीजिए। गुमराह कर रही हैं। सौरभ सुन नहीं, लेते मैं हैं एक गलत बार, नहीं बोल रही, आप सौरभ जो सुन बोला, लेते हैं। जो बोल रहे थे आपने बोला, सौरभ किया, मैं गलत सौरभ बोल सुन रही लेते हैं, हूं, सौरभ मुझे सौरभ बोलने सुन लेते दीजिए। हैं। आपने क्योंकि जो उन्हें बोला, मार्च मैं में कुछ उन्होंने नहीं कह रही। शामिल हुए, अगर आपको इतना ही था तो आप मार्च से अलग होते। सौरभ, SU, मैं लेफ्ट हूँ, मैं लेफ्ट के साथ हूँ। आप मैं देशद्रोह के कम्युनिस्ट हूं, साथ मैं कम्युनिस्टों के हैं, आप हूं। देशद्रोह के मैं साथ छुपा नहीं रही हूं। हैं, आप देशद्रोह के साथ हैं। नहीं, तब से मेरा आप भी देशद्रोह अमर अमरजीत जी, आपकी बात से पता नहीं, लग गया। अमरजीत जी, सौरभ, सारे सौरभ, लेफ्ट को, सारे कम्युनिस्ट सौरभ, को आप देश सौरभ, को मुझे आपकी कहते हो। आवाज नीचे करनी आपकी पड़ेगी। मंशा, आपको इस आपकी साजिश, डिबेट के कुछ रूल्स को वो फॉलो आ करना रही है होगा। आपकी साजिश में से। अमरजीत जी, आज आप इकट्ठा होके अमरजीत कौर जी, की सोच से अमरजीत कौर जी, टारगेट करना चाहते हो, इसलिए कन्हैया वहां पर रोकने के लिए गया था। कन्हैया वहां पर देशद्रोही के नारे लगाने नहीं गया, और आप जानबूझ के लेफ्ट को टारगेट अमरजीत जी, अमरजीत जी, इसमें टारगेट की बात नहीं है। आपके नेताओं ने इसका खंडन किया है, आपके नेताओं ने इसका खंडन किया है। सीताराम येचुरी जी ने कहा है कि ये इमरजेंसी की याद दिला रहा है। उर्मिलेश जी हैं, ये इसके ऊपर ज्यादा बोलेंगे, लेकिन सीताराम येचुरी कहते हैं कि छात्रों को ऐसे पकड़ना, हॉस्टल के भीतर से पुलिस उठा के ले जा रही है, ये इमरजेंसी के दौर में होता था। राजा साहब ने कहा है कि इसका लेफ्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेफ्ट की राजनीति को बदनाम किया जा रहा है। ये आप समझिए इस बात को। अगर वहां पर ऐसा हुआ है, देशद्रोह का ये मामला बनता नहीं है, क्या आपको नहीं लगता कि वहां जो नारे लगे वो गलत नारे थे? सुनिए बात, हम नहीं, जो नारे लगे वो गलत थे। जिस ग्रुप ने प्रोग्राम किया, जिसका कैंसिल किया यूनिवर्सिटी ने, और फिर भी उन्होंने किया, वो अलग ग्रुप है, और यहाँ पर सारे लेफ्ट को टारगेट किया जा रहा है। तो अगर सीताराम येचुरी या डी राजा कुछ कहे हैं तो वो यही कहे हैं कि बिना इंक्वायरी कमेटी की तफ्तीश के, ये सडनली मंत्रियों के बयान आने के बाद, जैसे रोहित के साथ हरकत की गई थी, 5 बच्चों को सस्पेंड किया गया था। सौरभ, एक बार सुन लेते हैं। नहीं, हम सुन नहीं, ठीक है, इस पूरे मामले पे उर्मिलेश जी, जो ये बातें हो रही हैं, इसके अंदर एक के बाद एक चीजें घुलती मिलती जा रही हैं। प्रशासन एक्शन ले रहा है, वो भी गलत कहा जा रहा है। जो बातें कही गई, आपके एक जो पैनलिस्ट हैं, आप इनको बताइए कि स्टूडियो में जो डिकोरम होता है किसी भी सभ्य चैनल में, वो क्या होता है। तो मैं जब बोलूंगा, मैं पार्टी का नहीं हूं, बिल्कुल, मैं एक जर्नलिस्ट हूं 32 साल से, तो बीच में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं, इसका ठेका न इन्होंने ले रखा है, न आपने ले रखा है, न मैंने ले रखा है। तो बीच में अगर बोलेंगे तो मैं यहीं से वॉकआउट नहीं सौरभ, नहीं, मैं सीधे वॉकआउट करूंगा अगर ये बीच में बोलेंगे। नहीं बोलेंगे सौरभ। पहली बात, एक जर्नलिस्ट के रूप में मैं समझता हूं कि जो घटनाक्रम है जिसकी मैंने छानबीन करने की कोशिश की, वो ये है, हो सकता है ये सूचनाएं गलत हों और सिर्फ एक ही व्यक्ति की सूचना सही हो, सौरभ शर्मा की, या इनके संगठन एबीवीपी की, या इनकी जिस पार्टी से संबद्धता है उसकी सही हो, और किसी की सही नहीं हो। लेकिन मुझे गलत बोलने का भी अधिकार है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो इनके मुताबिक मेरी जानकारी यह है कि डीएसओ नाम का एक संगठन वहां है जेएनयू में, जो सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल का नहीं है। सीपीआईएमएल, सीपीएम और सीपीआई से भी अलग एक ग्रुप है इस देश में, जो ज्यादा अपने को उग्र या अपने को ज्यादा क्रांतिकारी मानता है, उसका है। उसके भी एक टूटे हुए धड़े ने ये ऑर्गेनाइज किया था, जिसको जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने कैंसिल किया। ओके, उसकी इजाजत जो है उन्होंने खत्म कर दी। इसके बावजूद उस ग्रुप ने वहां पे एक भीड़ इकट्ठा की। भीड़ इकट्ठा करने में जो उसके समर्थक थे, उसके अलावा कुछ बाहर के भी लोग आ गए। वो चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं फुटेज में। हम भी टेलीविजन के आदमी हैं, आप भी टेलीविजन के आदमी हैं। कुछ फुटेज दिखाई दे रहे हैं और उन चेहरों को बाकायदे समझा जा सकता है कि वो लोकेशन कहाँ के हो सकते हैं। ठीक है, जिन इलाकों के वो हैं जो मुखर हैं और जो लीड कर रहे हैं, आप फिर देखिए फुटेज साफ है, वो वह इलाका है जहां इस तरह के नारे लगना रोज दिनचर्या की बात है। मैं जम्मू कश्मीर कवर करता रहा हूं, आज से नहीं 97 से। जम्मू कश्मीर पर 2 पुस्तकें मेरी हैं, और अभी जब राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार वहां बनी है मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में, दिवंगत जो हो गए अब, तब भी वहां पर इस तरह के नारे लगते थे।
और ठीक। ये केवल अफजल गुरु की फांसी के बाद नहीं नारे लगे, मकबूल भट्ट की फांसी के बाद भी उस नारे दौर लगे। से। ठीक है जी। तो ये अगर मान लीजिए राष्ट्रद्रोहियों का यह समूह अड्डा बन गया जेएनयू इस नारेबाजी से, तो पूरा जम्मू कश्मीर को आप बाहर कर दीजिए, जम्मू कश्मीर के सारे लोगों को भारत से बाहर कर दीजिए। एक तो ये एक लॉजिक उठती है पहली। दूसरी बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में जो खबरें सामने आ रही हैं, इसके पीछे एक आयोजन नजर आ रहा है मुझे, और वो आयोजन यह है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एकेडमिक एक्सेलेंस और एक पॉलिटिकल कल्चर रही है, उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की साजिश चल रही है इस देश में। और उस साजिश में मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि देश के बड़े योजनाकार शामिल हैं, ठीक है, जो सत्ता संरचना से जुड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी भी स्थिति का दुरुपयोग करना, उसका फायदा उठाना, वो कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। अब तीसरी बात जो मैं कंक्लूड कर रहा हूं अपनी बात, मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इमरजेंसी से पहले, इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी के जस्ट बाद मैं स्वयं वहां पर गया था एक छात्र के रूप में। उस दौर में उसकी एक महान ट्रेडिशन है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर, सेकुलरिज्म को लेकर, इंटरनेशनल इश्यूज पर एक छात्रों के अंदर सामाजिक राजनीतिक चेतना के विकास को लेकर। तो ऐसे विश्वविद्यालय को देशद्रोहियों का अड्डा, अफीमचियों का अड्डा, इस तरह का ब्रांड करना, यह स्वयं देशद्रोह है, पहली बात। दूसरी बात कि इस षड्यंत्र में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी अनजाने या जाने शरीक हो गया है। जैसे अभी मैं देख रहा हूं, और ये मुझे लगता है बहुत सारे लोग अनजाने कर रहे हैं। अभी मैंने आपके यहां देखा, आपकी हेडिंग थी जेएनयू का देशद्रोही छात्र गिरफ्तार। नहीं, एक सेकंड, अभी लेट मी स्पीक। आपने मुझे बुलाया है, मुझे बोलने दीजिए। जेएनयू का देशद्रोही छात्र गिरफ्तार, अरे भाई उसे किस कोर्ट ने देशद्रोही साबित किया है? वो कन्हैया कुमार जो है वहां के छात्र संघ का निर्वाचित प्रतिनिधि है। आपने उसको जेएनयू का देशद्रोही छात्र गिरफ्तार करके अभी हेडिंग चलाई। ये केवल आपके चैनल की बात नहीं है, बहुत सारे प्राइवेट चैनलों में मैं देख रहा हूं कि लगातार इस तरह की हेडिंग चल रही है, देशद्रोहियों का अड्डा बन गया है, तरुण चुग साहब गिरफ्तार हो गया, तरुण चुग ये मुझे लगता तरुण है साहब, कि ये ठीक है, ये आपका फर्जी किस्म की पत्रकारिता, आपने अपना व्यू रखा है फर्जी सर। राजनीति हो रही है। तरुण चुग साहब, और यही तरुण चुग साहब, क्या ये फॉल इन ट्रैप है? क्या ये फॉल इन ट्रैप है तरुण साहब? मैं काफी देर से सौरभ को और उमरलेश जी को सुन रहा था। बड़े दुख की बात है, हम वहां की भूगोल क्या है, इतिहास क्या है, इस पे चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न तो ये है कि कन्हैया उस प्रदर्शन में था जिसमें भारत विरोधी नारे लग रहे थे। कन्हैया की फुटेज टीवी पर दिखाई गई है। मैं तो धन्यवाद करता हूं भारत के मीडिया को और खासतौर पर न्यूज वर्ल्ड को, जिसने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर ये आपने बहस रखी है, जिससे देश के सामने वो चेहरा तो सामने आए कि जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, वो लोग आज टीवी पर आकर उसको सही साबित करने की बात में इतना जुर्रत रखते हैं भारत के अंदर कि हम टीवी पर आकर ये सही साबित करेंगे कि हमने जो किया वो सही था। क्या भारत के टुकड़े करना सही है? अगर वो नारा लगता है, अगर वहां कन्हैया है, तो क्या वो देशद्रोह नहीं है? क्या मैं मैडम अमरजीत कौर से पूछना चाहूंगा, भारत माता की जय कल टीवी पर उसको 10 बार कहा गया कि आप टीवी पर भारत माता की जय बोलो, वो नहीं बोला, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाता है। तो मैडम अमरजीत कौर कानून की बातें तो बता रही हैं, बताएं भारत के 125 करोड़ लोग एक तरफ तो पाकिस्तान से नियंत्रित आतंकवाद से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे से चलने वाली ये यूनिवर्सिटी के अंदर ये देशद्रोह की पाठशाला नहीं बनने दी जाएगी। जो भी लोग हैं, मेरी विनती है सभी पार्टियों से, सभी संगठनों से, सभी विद्यार्थी संगठनों से, ये समय पार्टीबाजी का नहीं है, ये समय छात्र नेताओं के आपस में लड़ने का नहीं है, ये समय है भारत के राजधानी के अंदर, भारत के एक विश्वविद्यालय के कैंपस में भारत को 100 अमरजीत कौर जी कुछ कहना चाह रही हैं, वो भी सुन लीजिए। उसके बाद मैं आलोक शर्मा जी से भी एक कमेंट लूंगा। अमरजीत जी, इसलिए मैं अमरजीत कौर जी से विनती करूंगा, सुन लीजिए तरुण जी, अमरजीत भी कुछ कह रही हैं। मत करिए यहाँ, इसलिए सौरभ शर्मा को मत कहिए कि वहाँ एबीवीपी, अरे एबीवीपी छोड़ के कोई भी। तरुण जी सबका मत ले लेते हैं। आपकी नजर सुन ली मैंने तरुण जी, आपकी बात मैंने सुन ली।
समर्थन किया था भारत के खिलाफ। अमरजीत जी, इन्हीं लोगों ने चीन का समर्थन अमरजीत किया जी था। जवाब दे रही हैं। तरुण जी ये सुन सोच लीजिए। गलत है, देश को तरुण जी सुन लीजिए आप। मैं जवाब कैसे दूं इनको? चुप नहीं अमरजीत जी बोलिए। उनको चुप कराइए। देखिए इनकी बात बिल्कुल, इन्हीं के जो जवाब है ना आज ये चैनल में जो आके बोल रहे हैं वो ही दिखाता है पीछे साजिश कितनी बड़ी है। इन्होंने ये कह दिया कि जेएनयू में जिस तरीके के लोग तैयार होते हैं तो डाइसेंट व्यू को ये कुचलना चाहते हैं। ये बिल्कुल सोची समझी इनकी समझ है। और दूसरी बात जो हम सीधे सीधे कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कन्हैया ने पाकिस्तान के लिए नारे नहीं लगाए। आप झूठ बार बार बोल रहे हैं। कन्हैया वहां पर पहुंचा है बाकी लोगों के साथ उस झगड़े को रुकवाने के लिए, जैसे सौरभ वहां पहुंचा है उस ग्रुप के खिलाफ। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये वहां पर आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के समर्थन में जो नारे लगाते हैं उसको पकड़िए। कन्हैया ने नारे नहीं लगाए, आप झूठ बोल रहे हैं और देश को खंड खंड आप करना चाहते हैं। आप खालिस्तानियों के महामंडित करते हैं। अकाली पार्टी के साथ ये मामला देखिए यही तो बात हो रही है। सौरभ यही तो बात हो रही है। आलोक जी एक इतिहास, एक स्वर्णिम इतिहास रहा है यूनिवर्सिटी का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। उसके भीतर इस तरह की परिस्थितियां अगर पनप रही हैं और उसके बाद छात्रों के लिहाज से देश की राजनीति इसको प्रभावित कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ गलत तो हुआ है या कहीं ना कहीं ऐसी बातें सामने आई हैं या नारेबाजी में ही सही, उर्मिलेश जी माने ना माने, लेकिन नारेबाजी में सही कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे तथ्य आए हैं जो इस देश के विरोध में हैं। देखिए मैं समझता हूं, देखिए पूरी तरह से जो सामने मीडिया की क्लिपिंग्स आ रही हैं उसमें वो कौन छात्र हैं कौन नहीं है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पूरी तरह से देशद्रोह की बातें हो रही हैं। अगर आप संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के 10 टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं वहां पर षड्यंत्र के तहत ये घटना घटी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि आप जेएनयू जो रहा है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अपना इसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। आप हर चीज को जेएनयू से जोड़कर कि पूरे जेएनयू को बदनाम कर दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए कहीं कन्हैया लाल को तो अंदर नहीं करना चाहती, सभी पार्टियां। लेकिन ये भी साथ साथ है कि जो आज लोग कन्हैया लाल को जो आज पैरवी करना चाहते हैं, जो लोग, मैडम जो बैठी हुई हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूं, पिछले 2 दिन से कन्हैया की आपने डिबेट्स देखी है टीवी चैनल्स पर, बिल्कुल वो क्या बोल रहा है? जो लोग ऑर्गेनाइजर थे इस पूरे प्रोग्राम की, उनकी पूरी पैरवी करता हुआ दिखाई दे रहा है वो। अगर वो पूरी तरह से टीवी चैनल्स पर बैठकर पैरवी कर रहा है तो हम कैसे मान लें कि वो पूरे षड्यंत्र में इन्वॉल्व नहीं है? लेकिन सौरभ, मैं सौरभ से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। सौरभ, आप वहां पर मौजूद थे, जो छात्र लोग थे वहां पर मौजूद थे, एक तबका विरोध भी कर रहा था, उनके भी कई बयान सुने। आलोक जी बस मैं आ रहा हूं आपके पास, आप ही के जवाब से सवाल उठ रहा है। वहां पर बहुत सारे ऐसे विंग भी थे जो इसका विरोध कर रहे थे। सवाल यह है कि वीडियोग्राफी इसी की होती है, उस विरोध का कोई उस दौर में नहीं दिखाया गया जब ये नारेबाजी हो रही थी, वहां झड़प भी हुई। देखिए झड़प हुई, किस लिए झड़प हुई? हम लोग एक ह्यूमन चेन बना के उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप लोगों ने ये जो नारा लगा रहे हैं ये सब गलत है, आप कैसे देश को बांटने की कोशिश कर रहे थे? तो इन लोगों ने ही मुझे क्या कहते हैं बंदूक, पिस्टल दिखाया है, जो कि मैंने एफआईआर दर्ज कराया, पिस्टल दिखा के मुझे जान से मारने की धमकी दी है। अब बताइए ये कौन सा इन्होंने अच्छा काम किया है? पिस्टल भी था, पिस्टल दिखाया है मुझे दिखा के हमें मारने की वो उन्होंने चेतावनी दी थी। उसके बाद हम उसे पकड़ने की कोशिश की, ये भाग गए। और इन्हीं की पूरे लेफ्ट की लड़कियां हम पे क्या कहते मेरा कॉलर पकड़ के मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ क्या क्या की मैं कैसे बता सकता हूँ इस टीवी पे, और मैं थप्पड़ मारा। मैं तो शर्मिंदा हूँ कि कैसे मैं वहां पे शांत रह गया। लेकिन इसलिए शांत रहा कि अगर ठीक है आप लगाते हो नारी विरोधी जरिया लगाओ, लेकिन हम उसका विरोध करेंगे। चलिए, सौरभ अपना पक्ष रख रहे हैं, ये भी एक पक्ष है। सौरभ हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। इनको कहीं जाना है, लेकिन ये तमाम परिस्थितियां जिस छात्र संघ नेता को लेकर खड़ी हो रही हैं, जिसकी गिरफ्तारी और उसके बाद उसको रिमांड पर भेज दिया गया, एक बार उसका भी बयान सुनिए, उसने कहा क्या है। तुम्हारे ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया उसके ऊपर क्या? झूठ है, इनके पास कोई सबूत नहीं है। मैंने स्लोगन नहीं लगाया है, ये झूठ है पूरी तरीके से। अदालत में कभी नहीं, ये झूठ है। इन्फॉर्मेशन तो लेने दो कि हम पूछेंगे भाई। कन्हैया तुमने बदलने के लिए हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बात कराइए हमारी। एक अपना पक्ष है और
कन्हैया ने भी अपनी बात रखी है। उर्मिलेश जी, ठीक है, आप हो सकता है कि हाल ही की मीडिया रिपोर्टिंग से आप नाखुश हैं, आपको लगता है कि इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है कि फीडेड हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो सामने आई हैं, इस बात को आप भी स्वीकारेंगे? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, देखिए आपने सुने वो नारे क्या हैं? देखिए, मैं कन्हैया कुमार ने 2 दिन टीवी पर क्या कहा, अभी आलोक शर्मा कह रहे थे, मैंने नहीं देखा है, क्योंकि टीवी में बहुत कम देखता हूं। मैं आपका पक्ष जान रहा हूं। टीवी के बारे में सोचता हूं आपने नारे जरूर अच्छा हो। अभी उसने कहा कि मैंने कोई नारा नहीं लगाया, अभी मैं सुन रहा हूं, अभी उसका फुटेज सुन रहा हूं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कन्हैया कुमार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़ा हुआ है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन सीपीआई से जुड़ा हुआ है। सीपीआई और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से मैं जब छात्र था तब और जब आज पत्रकार हूं तब मेरा कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं उनकी अनेक नीतियों की आलोचना भी करता रहा हूं। इमरजेंसी में उन्होंने लंबे समय तक सपोर्ट किया, इमरजेंसी का, उसका हम जैसे छात्रों ने विरोध किया था। लेकिन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और सीपीआई कभी भारत विरोधी काम करेंगे, ये सपने में भी मैं नहीं सोच सकता। यह कहना मूर्खतापूर्ण है या बिल्कुल शरारत है मीडिया की। ये नारे क्या है? ये कौन सा नारा? उसने कहा कि एक भी नारा नहीं लगाया। मैं फिर सुनाऊं? नहीं, मैं कन्हैया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये जो नारे लगे, वो नारे के लिए जिम्मेदार कन्हैया कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं ये जो नारे लगे, ये नारे कहां लगे सर? ये नारे जेएनयू में लगे, तो जेएनयू का ठेकेदार कन्हैया कुमार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं इन नारों का मतलब क्या है? अरे भाई, इस नारे का क्या मतलब है? दुनिया में कहीं भी नारे लग सकते हैं, कश्मीर में नारे लगते हैं, आप कश्मीर को बाहर कर दो, कमाल की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट क्या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में लगने वाले हर नारे का ठेकेदार है, जिम्मेदार है? आपके चैनल में कहीं कोई घटना हो जाती है, क्या आपका एडिटर जिम्मेदार केवल होगा? आप क्या कन्हैया का पक्ष ले रहे हैं? कन्हैया कुमार के बारे में ये कह रहा हूं कि वो एक निर्वाचित अध्यक्ष है, उसके साथ जिस तरह का व्यवहार किया है वो इमरजेंसी की याद दिलाता है। और माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, जिस तरह हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर, खासकर एक केंद्रीय मंत्री के साथ मिलकर किया, उसकी रिपीटिशन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मुझे होती दिख रही है। यहां भी सौरभ कुमार शर्मा हैं, वहां भी सुशील कुमार थे, यहां भी एक सांसद कोई पूर्वी दिल्ली के हैं, वहां भी एक बंडारू दत्तात्रेय थे। मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वो किया जा रहा है जिससे बीजेपी और केंद्र सरकार पूरी तरह डिफेंसिव थी रोहित वेमुला प्रकरण पर। अब ये कोशिश है कि संसद के सत्र से पहले ये बताया जाए कि ये राष्ट्रद्रोह का मामला है। अरे भैया, अगर राष्ट्रद्रोह का मामला है तो केस करो, कार्रवाई करो, गिरफ्तारी करो, उन लोगों को करो जो लोग इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन तुम वहां के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो वैध हैं, जो मेन पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं इस देश की, उनसे जुड़े हुए हैं, उनको तुम फर्जी आधार पर गिरफ्तार कर रहे हो और बदनाम कर रहे हो। और दूसरी बात, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, ये क्या कारण है कि 2 चैनल वहां पहले ही पहुंच गए थे? तरुण साहब जवाब दे रहे हैं। निकलने से पहले क्या एक बृहत्तर साजिश का हिस्सा नहीं था? कोई चैनल, कमाल की बात है सर, चैनल पहुंच गए। चैनल अगर कोई ऐसी घटना हो रही होती है, कई जगह पहुंच जाते हैं, मैं जानता उस समय तारीफ नहीं होती। जिस तरह के चैनल वहां तरुण साहब जवाब दीजिए, क्या ये शुद्ध राजनीति हो रही है? अब इसके ऊपर अब क्या सिस्टम में खेला जा रहा है? मेरा उर्मिलेश जी से मेरी विनती है भाई साहब, जिस तरह से पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है देशद्रोह की घटनाओं को, मैं दुखद हूं। हमें आज क्या भारत में हाफिज सईद के एजेंट मिल रहे हैं? क्या ये लोग अफजल गुरु को अपना आदर्श मान रहे हैं? जिस तरह से इन्होंने भाई आपके साथ नाथूराम गोडसे की पूजा करने वाले, नाथूराम गोडसे के मंदिर बनाने वाले लोग आपके साथ खड़े हैं। आप जब बोलते हैं तो सुनते हैं, आप सुनिए। आप अफजल गुरु के यहाँ पर आप हाफिज सईद के एजेंट मत बनिए, पाकिस्तान की भाषा भारत में मत बोलिए, आप जेएनयू के वकील मत बनिए। जो वहां पर मैं जेएनयू, ये अपना पक्ष रख रहे हैं सर, प्लीज। जेएनयू की विरासत पर मुझे गर्व है। ये अपना पक्ष रख रहे हैं तरुण जी, प्लीज। रोहित वेमुला के हत्यारों से नफरत है। हाफिज सईद के एजेंटों की आवश्यकता नहीं है। रोहित वेमुला के हत्यारों से मुझे नफरत है। एक भारत के नागरिक के रूप में रोहित वेमुला के हत्यारों से मुझे नफरत है। 1962 में भारत की पीठ में आपने चूरा गोपा था। आज भी सर, इसको प्लीज, इस डिबेट को पर्सनलाइज मत करिए प्लीज सर। तरुण जी, तरुण चुग साहब प्लीज। नहीं, मैं ये अलाउ नहीं करूंगा। भारत बटेगा ये बात कह रहे हैं। नहीं तरुण जी प्लीज, जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं प्लीज, ये राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्रद्रोह के आप राष्ट्रभक्ति का ठेकेदार बने हैं क्या? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस देश में देशभक्ति की ठेकेदार है क्या? बिल्कुल है,
बिल्कुल ठेकेदार हैं। आप आजादी की लड़ाई में कहां थे? आजादी की लड़ाई में कहां थे? आजादी की लड़ाई में कहां थे? किधर थे आजादी की लड़ाई में? आप कहां थे? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। 1962 आपका संगठन था। आप कहां थे? आपका संगठन था, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। देशद्रोही है जो भारत माता का अपमान करेगा। कौन कह रहा है कि भारत माता का अपमान कर रहा है? कौन देशद्रोही है? जो कर रहे हैं उसको गिरफ्तार करो, कि जेएनयू के छात्र नेता को गिरफ्तार करोगे? 10 टुकड़ों में भारत को बांटेंगे। कमाल की बात कर रहे हो यार। अमरजीत जी, मैं जेएनयू एसयू के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करोगे? सर प्लीज, मैं अमरजीत कौर जी से सवाल पूछ रहा हूं। अमरजीत जी, ये पूरा मामला, उर्मिलेश जी एक लाइन जी, जो भारत के खिलाफ नारा लगाता है, जो संविधान को जलाता है आपके एलाइज पंजाब में, आप उसकी गिरफ्तारी करोगे या इलेक्टेड प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करोगे? अब ये पूरा मामला राजनीति की तरफ जा रहा है। प्लीज अमरजीत जी, मेरा सवाल अमरजीत जी से, प्लीज अमरजीत जी को स्क्रीन पर लाएं। अमरजीत जी, ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अब इसको लेके ये पूरा मामला राजनीति से जोड़ा जा रहा है। अब कई ऐसे मामले हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं। रोहित वेमुला का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके ऊपर भी अभी राजनीति हल्की सही लेकिन सुलग रही है। लेकिन जेएनयू का जो इतिहास है, अब जेएनयू को फंड कैसे होता है? देखिए, ये सवाल इसलिए भी शुरू हो रहा है क्योंकि सब जानना चाह रहे हैं और सब जानते भी हैं कि जेएनयू में एक सब्सिडाइज खाना मिलता है, सब्सिडाइज फीस बच्चों को मिलती है, 219 रुपए हॉस्टल का 1 साल का किराया है, वो भी 2 किश्तों में देना है। ये जो हॉस्टल है वो 11 की संख्या में, आज वो 22 हो गए हैं। ये सब जेएनयू को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। लेकिन अब आगे बढ़े और एक रोल मॉडल बनने के बाद जेएनयू इस तरह के, या जेएनयू कैंपस के भीतर इस तरह के नारे, और उसके बाद इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये बात समझ से परे है। देखिए, राजनीति होगी तो फिर आजादी और उससे पहले तक चली जाएगी। देखिए ऐसा है कि जेएनयू ने आईएएस दिए, आईपीएस दिए, ब्यूरोक्रेट्स दिए, डिप्लोमेट, कोई शक नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ जेएनयू ने बातचीत की आजादी दी, बहस की आजादी दी। इस तरीके के फ्रिंज ग्रुप जिन्होंने ये गलत काम किया और देश के विरुद्ध नारे लगाए, इस तरीके के फ्रिंज ग्रुप पहले भी थे, अब भी हैं। अब फर्क ये है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में है। अब फर्क ये है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी को, चेन्नई के इंस्टीट्यूट को, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को, जामिया मिलिया को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है और कन्हैया को गलत फंसाया जा रहा है। अब ये राजनीति से नहीं जुड़ सकता क्या? लगा रहा था कन्हैया तब क्या अब ये ऐसा नहीं लगता है कि ये पूरा मामला राजनीति से जोड़ा जा रहा है? सौरभ वहां पर था, सौरभ वहां स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा था रोकने को, वो भी वहां था और कन्हैया भी वहां था जब ये नारे लगे उनका विरोध करने के लिए। तो जब सौरभ वहां बोल रहा था तो कन्हैया भी था और जेएनयू एसयू ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया नहीं और कन्हैया ने नारे लगाए नहीं। कन्हैया उस ग्रुप के लिए जिम्मेदार नहीं। फिर उस प्रेसिडेंट को टारगेट करने का मतलब है जेएनयू को टारगेट करना, पूरी लेफ्ट को टारगेट करना, ये पूरे वाम पक्ष को टारगेट करना है, ना कि एक छोटा जो माओइस्ट ग्रुप है उसको या उसके साथ वो लोग जो जुड़े हुए, जो उर्मिलेश जी ने बात की कि उन्होंने कश्मीर वाले नारे लगाए, तो फिर पूरे कश्मीर को हिंदुस्तान से बाहर निकालने का निर्णय है क्या? अमरजीत जी देखिए, यही मामला है, ये मामला जेएनयू में रहना चाहिए ना, ये मामला जेएनयू के भीतर खत्म होना चाहिए। अमरजीत जी नहीं, ऐसे नहीं। अब आप क्या करेंगे कि एक स्टेप ऊपर चलते जाएंगे और फिर सीधे जाके टारगेट होगा देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर, वो नहीं होना चाहिए। वो अब तक हो रहा है। आलोक जी ने एक बहुत बढ़िया पक्ष रखा था कि इस पूरे मामले को जिस तरीके से समझा जा रहा है या समझाया जा रहा है, उसमें सबकी राय अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन जो दिख रहा है, जो सुना जा रहा है आलोक जी, वो कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं को, इस हर भारतीय को कहीं ना कहीं गुस्से में आग बबूला कर रहा है। जो नारे लगे, जो आतंक की लड़ाई के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उनके विश्वास पर ठेस पहुंची। हम एक तरफ अपने जवानों को सलाम करते हैं और दिल्ली में जेएनयू के कैंपस के भीतर ये नारे लगे, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति, ठीक है, राजनीति तो पार्टियों का काम है करना, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक शिक्षण संस्थान में ऐसा हो जाए और उसके बाद इस पूरे मामले को एक अलग रंग और इस सरकार को चोट पहुंचाने के लिए यूनिवर्सिटियों के टारगेट किया जा रहा है, ये सारी बातें। देखिए, मैं समझता हूं कि पूरी तरह से जो आपने बात कही है वो सही है। जिस तरह के नारे लगे हैं वो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, प्रेस क्लब में जिन लोगों ने वो आयोजन किया, जिन लोगों के नाम से पर्ची कटी, वहां पर बुकिंग की, वो लोग आज आजाद क्यों घूम रहे हैं?
जिन सर, लोगों के कंप्लेंट 10 हुई है लोगों वहां के पर। नाम उस पोस्टर के नीचे थे, वो आजाद क्यों घूम रहे सर हैं? कंप्लेन ठीक हुई है, है। आप कन्हैया को जलानी अरेस्ट साहब किया का बयान आपने जरूर सुना होगा कहां सर। पर कंप्लेंट हुई है? प्लीज सर, कंप्लेंट अब अज्ञात आप लोगों देखिए, के आप भी खिलाफ- ना मामले को सर, दूसरी आप तरफ मोड़ रहे अज्ञात- हैं। आलोक जी देखिए, अरे हर सर, मामले सुन को तो हर तरह लीजिए से आप। नहीं देखना चाहिए। हर मामले को आप अब आप सुनेंगे क्या, नहीं सुनेंगे आप? प्रेस क्लब में आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। प्रेस क्लब के रूल से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। हॉल कोई भी बुक करा सकता है। प्रेस क्लब को भी बंद करवा दीजिए भाई आलोक नहीं। शर्मा जी। आप नहीं आलोक जी, प्रेस क्लब को लेकर ये मामले ऐसे ना जोड़ें। देखिए, बात जेएनयू कैंपस की हो रही है। आप नहीं, लोग हम क्या बंद कर रहे हैं करवाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रेस क्लब के अंदर पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगेंगे तो जरूर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस क्लब में आप अगर बैठ रहे हैं तो केवल ये तो नहीं सर, वो कार्यक्रम केवल बीच प्रेस में क्लब बंद की भी तो हुआ। स्वतंत्रता, इसलिए कुछ मत कीजिए। सर, ऐसा वो नहीं कार्यक्रम होना बीच चाहिए। में बंद भी क्या हुआ। हो गया आलोक जी? अगर प्रेस क्लब में किसी कार्यक्रम ने बीच में बंद नहीं हुआ है, कार्यक्रम अंतिम नहीं, क्षणों तक अब जलानी वहां पर साहब ने नारे जो लग कहा है, रहे मैं तो हैं, वही क्या कोट कर रहा हूं हुआ है? सर। अफजल गुरु का फोटो लगाकर अगर प्रेस क्लब में वहां पर प्रोग्राम होता है और कोई यहां पर स्टूडियो में बैठ के उसकी वकालत करता है तो मैं उसकी खिलाफत करूंगा। अरे मैं ये सुनिए, कहना चाहता हूं, उर्मिलेश जी आप जवाब मुझे दे रहे हैं। बता दीजिए, अरे आलोक 3 दिन शर्मा। क्यों लगे दिल्ली उर्मिलेश जी जवाब दे रहे हैं सर। ये अरे भारतीय भाई- जनता पार्टी के जो ये गोडसे की मूर्ति बनाने वाले लोग बैठे हुए हैं, गोडसे की पूजा करने वाले देखिए, लोग ये बैठे यही हम कह रहे हैं कि ये बहस जो है सर, कैंपस से उठ के हर जगह चली जाएगी। भाई देखिए, आप लोगों की देशभक्ति इतनी नाजुक है। काश आप लोग यूरोप और अमेरिका से थोड़ा सा सबक लेते। आप कहां हैं? आपके बैंकों के पैसे, जो जनता के पैसे हैं, वो कारपोरेट लूट ले जाता है। वहां आपकी देशभक्ति नहीं उठती है कि इस देश की कितनी बड़ी परिसंपत्ति की लूट हो रही है। आप अमेरिका में देखते हैं कि न्योम चॉम्स्की खुलेआम अमेरिका की नीतियों के खिलाफ झंडा बुलंद करते हैं। आप लोग उससे सबक नहीं लेते। यूनाइटेड किंगडम में किस तरह से गार्डियन, एक महान अखबार इस दुनिया का, कैसे ब्रिटिश सरकार की और ब्रिटेन एज ए कंट्री की नीतियों की आलोचना करता है। आप उससे कुछ नहीं सीखते। हम जेएनयू की बात करें सर। सेंसिटिविटी, सर एक सेकेंड, आपकी सेंसिटिविटी देशभक्ति की इतनी महान है कि अगर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कोई हॉल बुक करा ले, उस हॉल में 2-4 सिरफिरे आ जाएं, 2-4 शरारती तत्व आ जाएं, वो गलत नारे देश के खिलाफ लगा दें, तो देश कमजोर हो जाएगा। अरे कमाल का देश है, माफ कीजिएगा, देश आप लोगों के कारण नहीं टिका है। हम फिर आएंगे। ये देश किसानों, मजदूरों और आम लोगों के कारण सर, हम फिर आएंगे। आप लोगों के कारण नहीं टिका है देश। हम जेएनयू के ऊपर बहस कर रहे कमाल की बात हैं। है, हम देश- जेएनयू के ऊपर चर्चा कर देश रहे का हैं। ठेका सब आलोक लोग ले लिए जी, हैं। आलोक जी, स्टूडेंट यूनियन ने कहा है, ज्वाइंट सेक्रेटरी सौरभ देश कुमार, आप ही लोगों के कारण टिका है क्या? सौरभ कुमार की तरफ से कहा गया है कि परमिशन रद्द की, उसके बाद भी ये कार्यक्रम हुआ। जेएनयू प्रेसिडेंट आयशा की लीडर कन्हैया कुमार के मुताबिक लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के अधिकार को छीनने के खिलाफ हैं, इसलिए हमने प्रोग्राम को सपोर्ट किया। अरे भाई देखिए, किसने कहा? ये कन्हैया जी का स्टेटमेंट दीजिए मुझे पढ़ने, मैं आपकी बात सुन नहीं सका, मैं देखता हूं। अगर कन्हैया जी का स्टेटमेंट है, अपने रिसर्च के दौरान हमने कोट किए। ये सारे स्टेटमेंट है सर, ये सारे स्टेटमेंट हमने कोट किए हैं। और इन परिस्थितियों में जो हो रहा है, हम जब तक ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों इस पूरे मामले को इस लेवल तक पॉलिटिसाइज किया गया। अगर कानून प्रशासन काम करे तो ये मामला हल्के में निपट सकता है। अगर कानून और प्रशासन काम करे तो मेरी आपसे विनती ये तो है, पूरा एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक ये बार जवाब पूरा बयान ही डिस्टॉर्टेड है, इसमें सारा झूठ लिखा हुआ सर, है। एक बार जवाब लेते हैं। तरुण जी झूठ से- मैं एक्सपोज सर, अभी कर दूंगा। तरुण जी भाई से साहब, जवाब लें। इन्होंने अगर इनको ही बुलाना है, आप किसी को मत बुलाइए। चले तरुण जी, मैं आ रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, हम वो जिस अपने दर्शकों दो- को बता दें कि बिहार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा की भोजपुर के सोनवर्षा में हत्या कर दी गई है। आधुनिक हथियारों से लैस अपराधियों ने सोनवर्षा बाजार में इनको भुना है। शाहपुर विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार थे विश्वेश्वर ओझा। ये बड़ी खबर आ रही है। बिहार में जंगल राज की स्थिति को अगर समझने की कोशिश की जाए तो हाल ही में बीच पटना में एलजेपी के नेता को AK-47 से भुना गया था पूरे परिवार के साथ जब वो जा रहे थे। और अब ये खबर आ रही है, बिहार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा की भोजपुर के सोनवर्षा में हत्या कर दी गई और इसमें भी आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। तरुण जी, हम बस यही एक खबर बता रहे थे अपने दर्शकों को। इस बीच यही सवाल उठ रहा है सर कि बार बार ये स्टेटमेंट दी जाती हैं, 2 दिन तक इन्हीं स्टेटमेंट्स पर चर्चा होती है और जब कानून अपना शिकंजा कसने लगता है तो स्टेटमेंट बदली जाती है और उसके बाद राजनीति होनी शुरू हो जाती है। मेरा यहाँ निवेदन है मैडम अमरजीत जी से और उमरलेश जी से भी
कि जो बात हाफिज सईद पाकिस्तान के पार से कर रहा है, भारत को तोड़ने की, भारत को 10 टुकड़ों में बांटने की, कश्मीर की, वही बात ये लोग आपके चैनल पर बैठकर उन बातों की सपोर्ट कर रहे हैं कि कन्हैया वहां नहीं था। इनको यही वीडियो जो आप सपोर्ट दिखा नहीं रहे कर रहे हैं सर। देखिए इनको पहले भाई साहब सुन लीजिए, आपको बहुत सुना, आपके तर्कों को बहुत सुन लीजिए। आपका बयान शर्मनाक है। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, फिर आप उसका जवाब दीजिए। आप कन्हैया को ये साबित कर रहे हैं जो ये कहता है कि भारत को 10 सुन चुका है, 10 टुकड़ों में बांटा जाए। और घबराइए मत, इस देश की जनता आपको बताएगी। मैं सुन पहले मेरी भाई साहब, अगर इनको बोलना है तो भाई साहब ये चैनल मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अगर इन्होंने ही बोलना है, इनको ही बुलाना है आपने, क्या यही बोलने के लिए चैनल पे बिठाए गए? तरुण जी जवाब और दीजिए। अपना पक्ष नहीं रख सकता? तरुण जी जवाब आपने बुलाया क्यों है? तरुण जी जवाब दीजिए। इमरजेंसी लागू। मेरा इनसे निवेदन है, जो लोग भारत की संसद पर हुए हमले में जो अभियुक्त है, जिसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी थी, उसको सही बता रहे हैं। नहीं, सही नहीं बता रहे हैं। कन्हैया की जो लोग सपोर्ट आपके चैनल पर बैठकर कर रहे हैं, मेरा निवेदन है उनको वो वीडियो दिखाइए। सर वीडियो लगातार चल रहा है, आप उसको स्लो मोशन में सर वीडियो लगातार चल रहा है। कन्हैया क्या कर रहे हैं इनको पता लगेगा। और दूसरा मेरी इनसे विनती है, मेरी इनसे विनती है कि हाफिज सईद के एजेंटों की भारत में आवश्यकता नहीं है। ये कह रहे हैं ना भारत इनके कारण, हम भारत बिल्कुल हम लोगों के तरुण जी और उर्मिलेश जी एक बार ये फुटेज देख लेते हैं सर, एक बार ये फुटेज देख लेते हैं और ये सुन लेते हैं। सुनिए और ये देखिए भी इस फुटेज को। मोदी तू सुन ले आजादी, डोगरिया सुन ले आजादी, मुफ्ती तू सुन ले आजादी, मुफ्ती तू सुन ले आजादी, महबूबा सुन ले आजादी, महबूबा सुन ले आजादी, सज्जाद तू सुन ले आजादी, सज्जाद तू सुन ले आजादी, जेल भेजो आजादी, चाहे डंडे मारो आजादी, चाहे गोली मारो आजादी, 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 तरुण जी इस वीडियो में कन्हैया जी नहीं है। हाँ जी भाई साहब, इस वीडियो में लेकिन जो नारे लगे, मैं आपको वीडियो भेजता हूं। कल इंडिया न्यूज ने वीडियो जो दिखाया था, उस वीडियो में कन्हैया को उन्होंने स्टॉप करके कन्हैया को ही दिखाया था। उसने यही यूएनओ में जल्दी भेजे, उसको दिखाया, पोज करके दिखाया कि ये तुम हो, फिर वो माना मैं था। ठीक, परसों रात को हम भी निंदा करेंगे। ये आपका कहना है। मैं कह रहा हूं आपके पास नहीं है तो मैं आपको उपलब्ध कराता हूं। नहीं हमारे पास भी है। कन्हैया ने टीवी चैनल पर कहा, मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, मैं भारत की माता की जय नहीं कहूंगा। इनसे पूछिए। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे तरुण जी मेरा सवाल है, ये जब पूरा कार्यक्रम हो रहा था, उसके बाद इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जो राजनीति अब तक यहां तक पहुंची है, इतने दिनों में कई फैक्ट्स हैं जिसको अलग अलग चैनल्स पर, जिसको अलग अलग अखबारों पर अपने अपने तरीके से कोट किया गया। तरुण जी मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद एबीवीपी ने वहां क्या किया? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी? इसके बाद एबीवीपी ने वहां क्या किया? बंद कॉल ऑफ किया। भारत क्या किया? बंद कॉल ऑफ किया जेएनयू के भीतर, बंद बुलाया एबीवीपी ने। साहब आप मेरी बात सुनो। नहीं सर, देखिए प्लीज आप एक ही चीज बार बार मत बोलिए सर, वो आप बोल चुके हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सर बंद कॉल ऑफ कर दिया। छात्रों को अपनी अभिव्यक्ति रखने का अधिकार है कि नहीं है? सर बंद कॉल ऑफ कर दिया। अरे भारत फिर अभिव्यक्ति हो गई, जब आप एक अभिव्यक्ति को जस्टिफाई कर रहे हैं तो दूसरी अभिव्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर भारत को 10 टुकड़ों में बांटने की बात हो गई और आपके पास ये तथाकथित पत्रकार बैठे हैं, वो उसको सही साबित कर रहे हैं। आलोक कि वहां का वातावरण आलोक जी, अरे क्या बात कर रहे हैं उर्मिलेश जी? आलोक जी इस पूरे मामले पर एक के बाद एक तथ्य अपने अपने तरीके से रखे जा रहे हैं और इसके अंदर कोई अभी दो राय भी नहीं है। प्राथमिक तौर पर अगर रिमांड पर लिया गया है तो बातचीत होगी और जरूरी नहीं है कि उनको कन्विक्ट कर लिया जाएगा और ये तमाम बातें हैं। लेकिन जो हो रहा है, जो नारेबाजी सुनी गई है, उसके लिहाज से इस देश के भीतर एक सोच तो बदली है। इस देश के भीतर सोच का जो अधिकार है वो क्या कुछ लोगों के पास है? अगर शिक्षण संस्थानों में इस तरह की सोच कहीं
चाहे छोटी सी जगह पर पनप रही हो, तो हानिकारक तो है, खतरनाक भी है। देखिए, मैं समझता हूं सबसे पहले तो जो आपके स्टूडियो में हो रहा है वो भी ठीक नहीं है। तरुण जी उर्मिलेश जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं और आप यहाँ पर बैठकर देख रहे हैं, एक बार भी उनको रोक नहीं रहे हैं, हम रोक रहे हैं, ये भी बिल्कुल दुखद है। हम रोक रहे उर्मिलेश हैं, जी को वो हाफिज सईद से तुलना बात दोनों तरफ से हो रही है, तथा कथित पत्रकार कह के बात जिस तरह दोनों की तरफ से भाषा हो का रही है। इस्तेमाल कर रहे हैं, ये संसदीय भाषा नहीं है। और आप एंकर की सर दोनों तरफ से बात हो रही है सर दोनों तरफ से बात हो रही है, ये यही तो बात है, बहुत इजी नहीं है हुई है। उर्मिलेश जी दोनों तरफ से बात हो रही है। उर्मिलेश जी तो मैं उस चीज को मैं बिल्कुल कन्हैया के साथ नहीं खड़ा हूंगा, नहीं है ऐसा। देखिए, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं संसदीय भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। सर उनको सुन लेते हैं, मैं बहुत तरह से सर फिर आलोक जी बोलेंगे कि आपने मुझे टाइम नहीं दिया, लेकिन आलोक जी के लिए प्रश्न है, आलोक जी बोलेंगे। करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जो हैं वो अपनी सारी सीमाओं को लांघते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जहां तक सोच की आपने बात कही है, देखिए जेएनयू में इस तरह की सोच पनपे या किसी भी विश्वविद्यालय में सोच ये पनपे, ये बिल्कुल किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप कश्मीर के नारे लगाएं, ये स्वीकार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो ठेकेदार राष्ट्रवादी पार्टी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं एफआईआर होने में भी 3 दिन क्यों लगे हैं? और आज तक जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारे, पाकिस्तान के पक्ष में जो नारे लगा रहे थे, वो आज भी खुले घूम क्यों रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ठेकेदार तो बनते हैं राष्ट्रवाद के, लेकिन इनको शासन करना नहीं आता है। इनको ये नहीं पता है कि राष्ट्रद्रोह का क्या मीनिंग होता है। इन लोगों को ये नहीं पता है कि किस तरह से। आलोक जी मेरे को एक बात बताइए, मुंह तोड़ जवाब देंगे आलोक जी, हम उनका ईंट का आलोक जवाब जी, पत्थर से देंगे। अमरजीत कौर भी इंतजार कर रही हैं। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, जो ये यूनिवर्सिटीज का इतना स्वर्णिम इतिहास है, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, इस डिबेट में सबको बहस करने का हक है, सब अपनी अपनी बातों को एकदम प्रोजेक्ट कर रहे हैं सर, कोई किसी की नहीं मान रहा, आप भी नहीं मान रहे हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि जब सब्सिडाइज चीजों पर ये यूनिवर्सिटीज देश के भविष्य को तैयार करने के लिए बनी है, तो छोटे से हिस्से में ही देश के खिलाफ नारेबाजी क्यों हो रही है? सीधा सवाल है मेरा। देश के खिलाफ नारेबाजी छोटे हिस्से में हो या बड़े में हो, वो निंदनीय है। वो चाहे सब्सिडाइज यूनिवर्सिटी में हो, चाहे नॉन सब्सिडाइज यूनिवर्सिटी में हो, वो निंदनीय है। इसमें सवाल बस निंदा करके छोड़ दें, उस पर एक्शन जो लिया जा रहा है, उस पर जो राजनीति हो रही है। नहीं, जो एक्शन हो रहा है उसके ऊपर राजनीति, पॉलिटिकल एक्शन ज्यादा हो रहा है। चाहती है कि हम कम्युनिस्टों के किसी लीडर को दमन कर दें तो गलत है। अगर तथ्य हैं, नहीं अगर तथ्य हैं तो उनको सामने रखना चाहिए। जो लोग नारे लगा रहे हैं वो तो सरेआम घूम रहे हैं, और जिसका चेहरा अभी तक नारों में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, असमंजस है, उसको रिमांड पर भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बायस्ड भी कोई एक्शन नजर आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। नजर आ रहा है, लेकिन उसको किस तरह से रखा जा रहा है, ये भी तो विरोध में नारे नहीं लगने चाहिए, पाकिस्तान के पक्ष में नारे नहीं लगने चाहिए। तो साथ साथ ये भी है कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं उसके फैक्ट्स आपके पास हैं कि नहीं है? आप और उर्मिलेश जी इस तरह की राजनीति से वाकिफ नहीं है क्या? पहली बार किसी टीवी स्टूडियो में क्या इस तरह की बातें? नहीं, मैं समझता हूँ उर्मिलेश जी बहुत वरिष्ठ आप लोग तो इसको इश्यू बना रहे हैं। उर्मिलेश जी का भी मेरा सवाल अमरजीत कौर साहब, उर्मिलेश अमरजीत कौर जी के एक नागरिक हैं। अमरजीत कौर जी, ये पूरा मामला जब एक तरह से एक ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए होता है जो एक रोल मॉडल है इस देश के लिए, इस यूनिवर्सिटी की शान में जितने भी कसीदे पढ़ी है वो कम है। क्या क्या और कैसे कैसे हीरोज नहीं दिए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हीरोज और जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। मैं खुद आहत हूं युवा के तौर पर, आप मुझे पत्रकार ना समझे, युवा के तौर पर अगर ऐसी यूनिवर्सिटी में नारे लगते हैं और इस यूनिवर्सिटी को इस तरह से मलाइन किया जाता है। मैं भी आहत हूं, मैं भी इस बात से आहत हूं कि जिस ग्रुप ने ये नारे लगाए, और एबीवीपी भी वहां मौजूद थी, और एबीवीपी का उनके साथ क्लैश हुआ, उसके बाद बाकी लोग उस सिचुएशन को रोकने के लिए, बचाने के लिए गए, तो टारगेट उनको किया जा रहा है, पूरे लेफ्ट को और प्रेसिडेंट ऑफ जेएनयूएसयू को, और ना टारगेट एबीवीपी को किया गया और ना टारगेट उस ग्रुप को किया गया जो नारे लगाते हुए दिखाई दे रहा है। इस तरीके के नारे बर्दाश्त नहीं हो सकते, ये बिल्कुल सच है।
लेकिन इस तरीके के नारे लगाने के पीछे एक्शन में कोई सडिशन है तो उनके ऊपर एक्शन लीजिए, लेकिन जेएनयू प्रेसिडेंट को टारगेट करके एआईएसएफ और फिर बाकी वाम पक्ष को एक निशाना बनाने की जो कोशिश है, 2 मंत्रियों के बयान के बाद दिल्ली की पुलिस का एक्शन होना, एक इंक्वायरी कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट नहीं आने देना, ये क्या बताता है कि जिन्होंने नारे लगाए उनमें से आप कोई गिरफ्तारी नहीं करते और जेएनयू के प्रेसिडेंट को पकड़ते हैं, तो सियासत नहीं होगी तो और क्या होगा? क्योंकि इनकी सियासत है जेएनयू को ठप करने की, तरुण चुग साहब है डाइसेंट को बंद करने की। एक सेकंड के अंदर संतोष जी आपके ऊपर इन्होंने आक्षेप किया, 1 सेकंड में इन्होंने आपके ऊपर आक्षेप कर दिया कि आप उनको रोकते क्यों? अरे हम लोग रोज झेलते हैं मैम, रोकना नहीं, आपका काम तो सबको हम लोग रोज झेलते हैं इन सब चीजों को, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब उर्मिलेश जी भी पत्रकारिता रोके 2 तरीके से देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मैम। नहीं, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग देशभक्त हैं, हमको किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और हमारा चैनल सच्चाई दिखाता है। हम लोग किसी फॉल्स ट्रैप में नहीं पड़ते हैं, कुछ भी कोई किसी को लाल घेरे में नहीं दिखा देंगे हम, ये नहीं चाहते, नहीं हम नहीं दिखा सकते। तरुण चुग साहब, मेरा सवाल आपसे सीधा, देखिए स्टूडेंट्स की राजनीति कहां नहीं हुई और स्टूडेंट्स राजनीति से कौन कौन से इस देश के नेता हैं जो नहीं उभरे हैं? आपसे कहां छुपा है ये सारी चीजें? लेकिन एक स्टूडेंट विंग की राजनीति को मैं खुद भी अब सवाल तो सुन लीजिए सर प्लीज, यूनियन में काम कर रहा हूं सर, प्लीज सवाल सुन लीजिए। आप तो जवाब लगता है कि लेके ही बैठे हैं, यही बोलना है। मैं आपसे क्या पता वो ना पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ठीक है नारेबाजी हुई है, अगर आप लोगों के ऊपर कुछ सवाल है तो उसका सीधा जवाब दे दीजिए कि 3 दिन बाद एक्शन होता है, 2 मंत्री, गृह मंत्री और एचआरडी मिनिस्ट्री जब बोलती है तब एक्शन होता है। बस ये मेरा एक सवाल है, सीधा सवाल है। ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि मैडम अमर, हाँ बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति जो भी उसमें शामिल है, जो पकड़ा गया जो नहीं पकड़ा गया, जो भी व्यक्ति उसमें शामिल है उस पर कठोर कार्रवाई होगी। 1, नो पिक एंड चूज। नंबर 2, एक तरफ तो आलोक जी ये कह रहे हैं कि 3 दिन क्यों लगे, सब यही कह रहे हैं, अमरजीत जी कह रहे हैं आपने जल्दी कर दिया। हाँ बिल्कुल, जब सब चीजें सामने आई और खुद कन्हैया ने टीवी पर आकर जब स्वीकार किया और उसके एक साथी और थे जो जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था, उन लोगों ने टीवी की डिबेट पे माना कि हमने ये नारे लगाए हैं, और कन्हैया ने जब कहा कि मैंने नहीं लगाए, और तब एक टीवी चैनल ने उसकी फुटेज को छोटा करते करते उसकी शक्ल दिखाई, तो उसने कहा हाँ मैं वहां गया था और मैं वहां था। लेकिन जब आप ये बात कर रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद के लोग वहां थे, नहीं, बिल्कुल कठोर कार्रवाई होगी चाहे कोई भी व्यक्ति है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इसी कार्रवाई आप के ऊपर एक देशभक्त नागरिक के नाते सवाल मंशा पर कोई नहीं भी है, व्यक्ति किसी भी चौराहे में सवाल मंशा पर नहीं है, सब चाहते हैं के कार्रवाई, जिंदाबाद के नारे कार्रवाई लगाता तरीके है, से। भारत वो को तोड़ने उस के नारे नारे को लगाता कोई है, तो सपोर्ट आप नहीं कर रहा, चुप रहेंगे प्लीज क्या? इस डिबेट में भी उस नारे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तरुण जी, आप चुप रहेंगे? उस मैं डिबेट में भी आप संतोष हमें भी जी चुप करा दीजिए आपसे सर। एक व्यक्तिगत प्रश्न करता हूं, नहीं, आलोक मेरे जी से से मत करिए सर, व्यक्तिगत प्लीज, मैं प्रश्न यहाँ करता सवाल हूं पूछने के लिए कि हूं। उर्मिलेश आपके जी, चौराहे मेरा एक में सवाल है, 4 जब युवक ये खड़े घटना हुई, होकर, जब ये घटना हो रही थी उर्मिलेश जी, हनुमंत थप्पा के लिए पूरा देश जो है आहत दुखी था। आप जानते हैं कौन कौन से मंदिर ऐसे नहीं है जहां पर इसी देश के लोगों ने जाके प्रार्थना नहीं की, और वो कहां पर उनके साथ ये हुआ वो सब जानते हैं, सियाचिन में। उसके बाद उसी कश्मीर को लेकर दिल्ली के दिल में इस तरह के नारे लग रहे हैं, वो नारे आहत कर रहे हैं सर। देखिए ऐसा है, राजनीति तो छोटे मुद्दे पर हो जाती है। देखिए जनाब, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, मैं थोड़ा सा उत्तेजित इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत बेसिर पैर की बातें यहां हो रही थी, और इसलिए मैं आहत होकर थोड़ा सा उत्तेजित होकर बोल रहा था। लेकिन सच ये है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को यह जो मौजूदा सत्ता संरचना है नेस्तनाबूद करना चाहती है। उसकी वजह यह है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शुरू से ही, अपनी पैदाइश से ही, अपनी स्थापना से ही हमेशा अवाम के साथ खड़ा रहा है, व्यवस्था की निरंकुशता, ऑटोक्रेसी के खिलाफ खड़ा रहा है। यही कारण है कि देखिए मिसेस गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ जितनी जबरदस्त, बहुत छोटी संख्या उस समय थी जेएनयू की, स्ट्रेंथ बहुत कम थी, फिर भी वहां लड़ाई लड़ी गई और जबरदस्त लड़ाई लड़ी गई। वहां के लोग अरेस्ट किए गए, वहां के प्रेसिडेंट अरेस्ट किए गए, वहां के बहुत सारे स्टूडेंट लीडर अरेस्ट किए गए। आज मोदी साहब की सरकार है, उसके विदेश सचिव जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के हैं,
उसके सीबीआई डायरेक्टर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हैं। इस देश के न जाने कितने बड़े महकमों, कितने एम्बेसडर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के हैं। बिल्कुल, मैं उसी और आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को सिर्फ इसलिए नष्ट करना चाहते हो क्योंकि वहां आरएसएस को, एबीवीपी को पसंद नहीं किया जाता। वहां पर एक खास धारणा, खास विचारधारा, असहमति की एक आजादी है लोगों की, इसलिए क्योंकि वो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज की तरह हर तरह के विचारों का स्वागत करता है वो कैंपस। एक सेकेंड, ये लोग जब आए थे उसके पहले से ही योजना थी कि कैसे विश्वविद्यालयों को कैप्चर किया जाए। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो हुआ है हाल के दिनों में, सिद्धार्थ वरदराजन नाम के एक पत्रकार गए, वहां पर एबीवीपी के लोगों ने उनको बोलने नहीं दिया कैंपस के अंदर, उनको छात्र संघ के अध्यक्ष ने आमंत्रित किया था। हाँ। एक सेकेंड, सर, इसी तरह से मैं कंक्लूड कर रहा हूं। तो मेरा यह कहना है कि जो लोग वहां देशद्रोहपूर्ण नारे लगाए उनको आप देखिए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनको तिहाड़ भेजिए, चाहे उनको जहां भेजिए, लेकिन आप उनके बहाने जेएनयू के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को देशद्रोही साबित करना चाहते हैं। इसको कम से कम मेरे जैसा पत्रकार और एक भूतपूर्व छात्र मानने को तब तक नहीं तैयार है जब तक आप ठोस प्रमाण नहीं देंगे, क्योंकि रोहित वेमुला को आपने देशद्रोही साबित करने की एक आखिरी रिएक्शन है तरुण जी, रोहित वेमुला के हत्यारों को तरुण जी जेएनयू कैसे माफ करेगा? तरुण जी एक आखिरी रिएक्शन उर्मिला जी ने बोला, प्लीज, बात है, सब्जेक्टिव होगा। रोहित वेमुला को तरुण जी में न्याय नहीं कर सकते प्लीज सर। तरुण जी बोलेंगे। अरे भाई साहब इनको चुप कराइए, चैनल इन्होंने चलाना है सारा आज। सर हो गया। हेलो जी बोलिए सर, आपका इंतजार हो रहा है। बोलिए। मेरा ये कहना है कि ये बात को घुमा रहे हैं। जो भी व्यक्ति अगर वीडियो सीडीज में, कल वो माना एक टीवी चैनल पे मैं था, तो उसका इनको वीडियो सीडी दिखाइए। चलिए ठीक है। कानून क्या कह रहा है एक बार सुन लेते हैं। पुलिस कमिश्नर जैसा आपको मालूम है, जेएनयू में जो एपिसोड हुआ था उसको हमने उसके बाद में एक सेक्शन 124A आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है और जो उसमें व्यक्ति शामिल थे उन सबको आइडेंटिफाई किया गया है और एक व्यक्ति को ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया है। और मुझे जो जानकारी मिली है उसकी हमें पुलिस रिमांड भी मिली है, उससे पूछताछ करके जो बाकी इसमें शामिल है उन्हें जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा, प्रेस क्लब मामले, ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से आधिकारिक बयान है और इसके ऊपर अभी कानूनी कार्रवाई चलेगी, लेकिन राजनीति अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले को समझाने की कोशिश करेगी। लेकिन हम विनती करते हैं राजनेताओं से भी, और देश के लोग इस पूरे नारे से आहत हैं, लेकिन समझना होगा इस देश के मर्म को कि ये देश जुड़ा हुआ है, लोकतांत्रिक तरीके से एक दूसरे के साथ खड़ा है। अगर इसकी आजादी, अगर इसकी व्यवस्था, अगर इसके संविधान पर किसी ने भी उंगली उठाई तो पूरा देश एक साथ खड़ा होगा सर। किसी एक राजनीतिक पार्टी या हर राजनीतिक पार्टी को अलग अलग तरीके से इसके लिए खड़ा होने की जरूरत नहीं है, देश ही सड़क पर आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े। न्यूज वर्ल्ड में खबरों का दौर जारी है।